नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने मनपसंद YouTube चैनल क्रेजी एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब भारतीय राजनीति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। आप लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपके आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, कार्यालय से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी, सेकंड है मोरारजी देसाई, थर्ड है राजीव गांधी, फोर्थ है विश्व प्रताप सिंह। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? मोरारजी देसाई। तो आपको याद रखना है, मोरारजी देसाई भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यालय के दौरान क्या दे दिया था? त्याग पत्र दे दिया था। अब कुछ एक बातें इंपॉर्टेंट इस चीज के बारे में, वो है कि जो मोरारजी देसाई थे भारत के फोर्थ प्राइम मिनिस्टर थे और इन्होंने 1977 से लेकर 1979 एज ए प्राइम मिनिस्टर काम किया। सेकंड, इसके बारे में पूछा जाता है कि मोरारजी देसाई किस गवर्नमेंट से या किस पार्टी से बिलोंग करते थे? तो इसका राइट आंसर क्या है? जनता पार्टी से इनका संबंध था। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि हर 5 साल में राज्य के वित्तीय संबंधों के लिए क्या नियुक्त किया जाता है? प्रत्येक 5 वर्ष में क्या नियुक्त किया जाता है? आपके ऑप्शन है वित्त आयोग, सेकंड है अंतर्राज्यीय आयोग, थर्ड है राष्ट्रीय आयोग या फोर्थ है केंद्रीय आयोग। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? वित्त आयोग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में जो आपको याद रखने चाहिए, वो है भारतीय संविधान के अनुसार 280 में विशेष वित्त आयोग का जिक्र है। मतलब आपका जो अनुच्छेद 280 है उसके अंदर क्या है? वित्त आयोग का जिक्र है। कई बार क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है वित्त आयोग का जो जिक्र है कौन से अनुच्छेद के अंदर है, तो 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 280 के अंदर वित्त आयोग का जिक्र है। सेकंड, इसके बारे में आपको ये चीज याद रखनी है कि जो पहला वित्त आयोग था वो 1951 में अस्तित्व में आया था। ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी सार्वजनिक जगहें सभी नागरिकों के लिए है? मतलब जितनी भी पब्लिक प्लेसेस हैं वो सभी नागरिक अपने समान अधिकार से यूज कर सकती हैं। ऐसा कौन से अनुच्छेद के अंदर कहा गया है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या? आपका अनुच्छेद 15(2). मतलब इस आर्टिकल के अंदर क्या है? आपको ये सुविधा दी गई है कि कोई भी आपकी जो पब्लिक प्लेस है, सार्वजनिक जगह है, आप उसको मतलब यूज कर सकते हैं। सभी नागरिकों के लिए वो समान है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में कौन सा शब्द नहीं है? आपके ऑप्शन से समानता, स्वतंत्रता, गौरव या न्याय। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? गौरव। तो आपको याद रखना है बाकी जितने भी शब्द यहाँ पर दिख रहे हैं वो सारे के सारे भारत के संविधान के अंदर, भारत की जो पॉलिटी है उसके अंदर है, लेकिन गौरव शब्द वहां पर देखने को नहीं मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5, समाजवादी शब्द इंपॉर्टेंट है। समाजवादी शब्द भारतीय संविधान में अंतर्निहित था। इसे स्पष्ट कौन से संविधान संशोधन के बाद बनाया गया? आपके ऑप्शन है 38वें संविधान संशोधन, सेकंड है 42वें संविधान संशोधन, थर्ड है 49वें संविधान संशोधन, फोर्थ है 52वें संविधान संशोधन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? सेकंड, 42वें संविधान संशोधन। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो 42वां संविधान संशोधन है वो 1976 में किया गया था और इसके बाद 3 शब्द नए जोड़े गए थे हमारे संविधान में, अखंडता, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें अखंडता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, इस तरह के 3 शब्दों को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 6, इससे पूछा गया कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? आपके ऑप्शन है 8, 10, 11, 12। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? 12। आपको याद रखनी है प्रेजेंट टाइम में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। अगर इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। जब स्टार्टिंग में भारतीय संविधान को अपनाया गया उस समय पर 8 अनुसूचियां थी। उसके बाद जो 9वीं अनुसूची है पहले संविधान संशोधन में जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची 35वें संविधान संशोधन में जोड़ी गई, 11वीं जो सूची है वो 73वें और जबकि 12वीं सूची 74वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ी गई है। तो आपसे यहाँ से ये चारों क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो 9वीं अनुसूची है वो कब जोड़ी गई, 10वीं, 11वीं, 12वीं कब जोड़ी गई। तो आपको अच्छे से चीजों को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7, इससे पूछा गया है भारत में पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 28 जनवरी, 11 फरवरी, 22 मार्च या 24 अप्रैल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है? 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष भारत में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। इसमें लिखा गया है कि भारत में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 24 अप्रैल को 1993 को 73वां संविधान संशोधन पारित हुआ था और उसी के बाद से पंचायती राज का मतलब संविधान संशोधन कौन सा आपको याद रखना, पंचायती राज से संबंधित है, 73वां संविधान संशोधन इससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पूछा गया है डैश में भारत के सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। मतलब कौन कौन से ऐसे मामले हैं जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है?
आपके ऑप्शन है नागरिक और आपराधिक मामले, मतलब सिविल और क्रिमिनल मामले, नागरिक और संवैधानिक मामले, थर्ड है नागरिक आपराधिक और संवैधानिक मामले, फोर्थ है आपराधिक और संवैधानिक मामले। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड है। आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिविल, क्रिमिनल और जो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मामले हैं उनके लिए क्या कर सकते हो, अपील कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा गया है कि गोवा भारत का 25वां राज्य कब बना। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि गोवा भारत का कौन से नंबर का राज्य है, मतलब कौन से नंबर पे आता है। तो इसका याद रखना 25वां राज्य है। पूछा गया है कि कब बना, आपके ऑप्शन है 1983, 1985, 1987 या 1989। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, 1987। इससे पहले इसके ऊपर पुर्तगालियों का राज था और लगभग 36 घंटे लंबे युद्ध के बाद इसे वहां से आजाद करवाया गया था और भारत का 25वां राज्य ये बन गया था। अगर आज भी आप गोवा जाओगे तो इस वहां की जो संस्कृति है उसके ऊपर आपको पुर्तगालियों की छाप जरूर देखने को मिलेगी। पुर्तगालियों ने लगभग 450 साल गोवा के ऊपर राज किया, ये चीज भी आपको अच्छे से याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी जो अटॉर्नी जनरल है को सदन में या उनकी समितियों में बोलने का अधिकार देता है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 66, सेकेंड है अनुच्छेद 76, उसके बाद अनुच्छेद 86 या अनुच्छेद अनुच्छेद 97। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों आपका है ऑप्शन नंबर सेकंड, अनुच्छेद 76। इसके बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो इसमें लिखता है कि संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का जो महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल है, न तो सदन और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है। तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ना तो ये सदन का ना ही मंत्रिमंडल का ही कोई सदस्य होता है, लेकिन वह संसद के दोनों सदनों या उनकी समितियों में बोल सकता है, लेकिन मत नहीं डाल सकता, वोटिंग नहीं कर सकता, सिर्फ बोल सकता है, मत नहीं डाल सकता। ये चीजें आपको याद रखनी है। और ये कौन से आर्टिकल के अंदर आती है, अनुच्छेद के अंदर आती है, अनुच्छेद 76 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी। देखिए मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था, स्टार्टिंग में जो अनुसूची थी वो कितनी, टोटल 8 थी। उसके बाद पहला संविधान संशोधन, तीसरा, इस तरह से कर करके ना जितने भी संविधान संशोधन हुए अकॉर्डिंग टू उनके क्या की गई है, अलग अलग से अनुसूचियां जोड़ी गई हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि 9वीं अनुसूची कौन से सन में जोड़ी गई थी। आपके ऑप्शन है 1951, सेकंड है 1954, थर्ड है 1959, फोर्थ है 1961। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो क्या, 1951। तो आपको अच्छे से याद रखना है, संविधान संशोधन में जो पहली अनुसूची यानी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई बाद में, तो वो कौन सी थी, 9वीं अनुसूची थी। और कब जोड़ी गई, 1951 में जोड़ी गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, डॉलरीकरण की सही परिभाषा क्या है। ये आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है, डॉलरीकरण की परिभाषा क्या है, सही परिभाषा क्या है। आपके ऑप्शन है जब किसी देश के निवासी घरेलू मुद्रा के समानांतर या इसके बजाय यूएस डॉलर का उपयोग करते हैं। सेकंड है जब एक देश के निवासी घरेलू मुद्रा के बजाय केवल यूएस डॉलर का उपयोग करते हैं। थर्ड है जब देश के निवासी घरेलू मुद्रा की बजाय समांतर तौर में विदेशी मुद्रा का उपयोग करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, कि जब देश के निवासी घरेलू मुद्रा की बजाय समानांतर तौर में विदेशी मुद्रा इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर देखिए इनमें क्या है, यूएस लगा हुआ है। तो ऐसा नहीं है, डॉलरीकरण का मतलब क्या है कि कोई भी देश की मुद्रा का इस्तेमाल अगर मतलब भारत की जो घरेलू मुद्रा है उसके बजाय समांतर तौर में किया जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, डॉलरीकरण कहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछा गया कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और इसमें खुद की अवमानना करने के लिए दंड के देने की शक्ति भी होगी। ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 125, सेकंड है अनुच्छेद 127, थर्ड है अनुच्छेद 129, फोर्थ है अनुच्छेद 131। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, अनुच्छेद 129। ये आपको अच्छे से याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा मनोनीत किया जाता है। आपके ऑप्शन है राष्ट्रपति, सेकंड है उपराष्ट्रपति, थर्ड है प्रधानमंत्री, फोर्थ है लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा लोक लेखा समिति के अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है या उसको मनोनीत किया जाता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लिखते हैं, लोक लेखा समिति एक संसदीय समिति है। तो आपको याद रखना है ये क्या है, एक संसदीय समिति है जो भारतीय सरकार के खर्चों की लेखा परीक्षा करती है। तो मतलब भारत सरकार के कितने खर्चे हैं उसके बारे में सारी रिपोर्ट ही रखती है। इसकी स्थापना वर्ष 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा की गई थी। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1921 में। कौन से अधिनियम के तहत हुई थी, अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसमें 22 सदस्य होते हैं जिनमें 15 तो लोकसभा के सदस्य और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। तो आपको ये चीज अच्छे से याद रखनी है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और इसके अंदर समिति के अंदर 22, 15 + 7 का रेशियो होता है। क्वेश्चन नंबर 15, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956
नहीं, भारत को 5 जोनों में विभाजित किया था। तो आपको याद रखना है कि जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है 1956, उसने भारत को 5 जोन के अंदर डिवाइड कर रखा है। इसमें राजस्थान को कौन से जोन में रखा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ऑप्शन है उत्तरी जोन, सेकंड है दक्षिणी जोन, थर्ड है मध्य जोन, या फोर्थ है पश्चिमी जोन। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, उत्तरी जोन। आपको याद रखना है कि राजस्थान कौन से जोन के अंदर आता है, भारत के उत्तरी जोन में आता है। क्वेश्चन नंबर 16, लाभ के पद पर संयुक्त समिति में सदस्यों की सही संख्या क्या है। लाभ के पद पर संयुक्त समिति में सदस्यों की संख्या क्या है। आपके ऑप्शन है लोकसभा से 15, राज्यसभा से 15, टोटल 30 सदस्य है। सेकंड है लोकसभा से 10, राज्यसभा से 15, कुल 25 सदस्य है। थर्ड है लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10, कुल 25 सदस्य है। या फोर्थ ऑप्शन है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लोकसभा से 10 और राज्यसभा से 10, कुल 20 सदस्य है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से टोटल 10 सदस्य होते हैं, और टोटल मिलाकर जो सदस्यों की संख्या है इसमें कितनी होती है, 25 होती है। इस चीज के बारे में आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया था। पहले उत्तराखंड का नाम उत्तरांचल था, इसको बदलकर उत्तराखंड कब किया गया। आपके ऑप्शन है 2002 में, 2004 में, 2007 में, या 2009 में। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, 2007 में। तो आपको अच्छे से याद रखना है, उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड 2007 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं। आपके ऑप्शन है भारत का राष्ट्रीय पशु पैंथरा टाइगर, सेकंड है भारत का राष्ट्रीय पक्षी पावो क्रिस्टेसस, थर्ड ऑप्शन भारत का राष्ट्रीय फल मैग्निफेरा इंडिका, या फोर्थ ये सभी सही है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, आपका फोर्थ ऑप्शन, मतलब इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आपका ठीक नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, भारत का पहला राज्य कौन सा था जहां संवैधानिक तंत्र फेल होने की वजह से आपातकाल लगाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जहां पर संवैधानिक तंत्र फेल होने की वजह से सबसे पहले आपातकाल लगाया गया वो कौन सा राज्य था। तो ऑप्शन है केरल, बॉम्बे, पंजाब, या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या है, पंजाब। तो आपको याद रखना है कि पंजाब भारत का पहला राज्य है जहां पर संवैधानिक तंत्र फेल होने की वजह से आपातकाल या इमरजेंसी लगाई गई। आज का लास्ट क्वेश्चन, अपने संबंधित क्षेत्रों में संघ और राज्य विधायकों को सर्वोच्च बनाया गया है और उन्हें अन्य के लिए आरक्षित क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। इस अवधारणा को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आईएएस के लिए। तो ऑप्शन है संभाव्य कानून का सिद्धांत, सेकंड है पित्त और पदार्थ का सिद्धांत, थर्ड है डबल प्रभाव का सिद्धांत, या फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो क्या, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, पित्त और पदार्थ का सिद्धांत। कि भाई अपने संबंधित क्षेत्र में संघ और राज्य विधायकों को सर्वोच्च बनाया गया है और उन्हें अन्य के लिए आरक्षित क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। यह किस थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, पित्त और पदार्थ की थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो दोस्तों यह थे आज की इस वीडियो के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भारतीय राजनीति के हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।